मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज के वीडियो में टॉप 50 मनोविज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको CDP भी बोला जाता है। उसके टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि जो सीटेट एग्जाम 2022 और 23 में होने वाला दोस्तों, उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और कह लीजिए कि 90% प्रश्न ऐसे दोस्तों जिनकी आने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि कहा ही गया है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, मतलब वह विकास जो होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, कि लगातार वो चलती ही रहती है। ठीक है, तो इसमें इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? निरंतरता का सिद्धांत जो है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। किसका सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि विकास से होता की ओर बढ़ता है। विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें देखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसी शिक्षक के लिए बुद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकता है। बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक या सहायक होगा। इसमें बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी होना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कि बच्चे को उपयुक्त अवसर कैसे प्रदान किया जाए दोस्तों, किस तरीके से बच्चे का विकास हो सके, इसमें यह शिक्षक की सहायता करेगा। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का उत्पाद है। मानव का जो दोस्तों मनुष्य का जो विकास होता है किन दो के संयुक्त, मतलब किन दोनों के मिलने का योगदान होता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? माता और पिता, शिक्षक, आनुवंशिकता और पर्यावरण, समाजशास्त्री और सांस्कृतिक कारक, इनमें से कोई नहीं। तो मानव का जो विकास होता है दोस्तों किससे होता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिला जुला के योगदान होता है उसके विकास में। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं सभी आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। कह रहा है कि विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बालावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों आपको बता दें कि विकास जो शुरू होता है पूर्व प्रसव अवस्था से। दोस्तों बच्चे का जो विकास होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है दोस्तों, तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, एक क्वेश्चन क्या करा देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित करते हैं विकास को दोस्तों। तो आपको बता दें कि विकास ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन प्रयत्न, मतलब विकास जो होता है जीवन प्रयत्न होता रहता है, मतलब निरंतर चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? आनुवंशिकता का और पर्यावरण का। आनुवंशिकता मतलब दोस्तों कुछ लक्षण जो होते हैं बच्चा हुआ उसके विकास में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उसको आनुवंशिक
रूप से प्राप्त होते हैं तथा कुछ जिस वातावरण में वो रहता है वहाँ से कुछ उसको मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो जैसे छोटा बच्चा है उसके माता पिता जैसे खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या छोटा बच्चा ही है लेकिन असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। छोटा बच्चा लेकिन वो खेलने में बहुत अच्छा है क्योंकि उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो क्या है उसके ऊपर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ रहा है और आनुवंशिकता का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय या मध्य बचपन का समय। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो क्या होता है? प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है दोस्तों सबसे संवेदनशील होता है। ठीक है, उसी में बच्चे के भाषा विकास जो होता है थोड़ा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट जवाब के ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? दोस्तों जितना संभव हो सके, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति में संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को मुद्दा बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? दोस्तों तो आपको बता दें कि एक समृद्ध और विविधपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो राइट जवाब के ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करा देखिएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिक संबंधित कारक है? दोस्तों आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो वंशानुगत चलते रहते हैं। दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होने वाले जो कारक होते हैं वही क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आनुवांशिक संबंधित कारक है? समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन प्रारूप, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से अनुवांशिक संबंधित कारक क्या है? आंखों का रंग। दोस्तों ये क्या होता है? अनुवांशिक संबंधित कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है देखिए, इनमें से एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला इसमें से कौन सा कारक है? एक बाह्य कारक है दोस्तों। कौन सा है? जैविक कारक जो होता है वो क्या होता है? बाह्य कारक होता है जो कि बालक के वृद्धि और विकास दोनों के ही प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। विकास कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी? दोस्तों जो विकास कार्य की अवधारणा थी सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई थी? हर्बर्ट द्वारा, ब्रूनर द्वारा, हेविंगहर्स्ट द्वारा या हल द्वारा? तो दोस्तों आपको बता दें कि विकास कार्य की अवधारणा सबसे पहले हेविंगहर्स्ट द्वारा दोस्तों इनके द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शैशव अवस्था दोस्तों जन्म के बाद की पहली अवस्था जो होती है दोस्तों क्या होती है? शैशव अवस्था होती है। कह रहा है कि शैशव अवस्था की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? आत्म प्रेम, शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता, दूसरे पर निर्भर। दोस्तों जबकि आपको बता दें कि जो शैशव अवस्था होती है ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक जो होता है अपने से कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या होता है? टोटली दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है, और शारीरिक जो विकास होता है दोस्तों वो भी क्या होता है? बहुत ही तीव्र गति से होता है शैशव अवस्था में। और आत्म प्रेम होता है दोस्तों। ठीक है, जबकि नैतिकता शैशव अवस्था की विशेषता नहीं होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण व्यवस्था किसने कहा था? वुडवर्थ और ब्रिजेज, किलपैट्रिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण व्यवस्था किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था दोस्तों। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि विकास अवस्थाओं के संदर्भ में आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है।
वैलेंटाइन ने, स्टेनहाल ने, थर्नडाइक, कार्लसैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि विकास के अवस्था के संदर्भ में आकस्मिक जो परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? स्टेनहाल के द्वारा दिया गया था। स्टेनहाल ने किशोरावस्था को तनाव की अवस्था भी, तूफान की अवस्था भी कहा था। ठीक है दोस्तों, स्टेनहाल के द्वारा जो किशोरावस्था है दोस्तों, उसको तनाव तथा तूफान की अवस्था भी इन्हीं के द्वारा उसको कहा गया है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कराए कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, प्रतिधारण, सार को दोहराना, पुनरावृत्ति। तो बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो स्वचिंतन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। बंडूरा द्वारा दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था बंडूरा द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथककरण का, मुख्य धारा शिक्षण का, एकीकृत शिक्षा का या समावेशी शिक्षा का? तो संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 आया था दोस्तों, वो किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा में जिसमें बिना भेदभाव के सभी बच्चों का स्वागत किया जाए, वो चाहे उच्च स्तर का हो या निम्न स्तर का। ठीक है, तो राइट जवाब के ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मुख्य धारा शिक्षा या समावेशी शिक्षा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का एक ही विद्यालय में स्वागत करना वो किस शिक्षा के अंतर्गत होता है? समावेशी शिक्षा के। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब क्वेश्चन का क्या होगा? समावेशी शिक्षा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती एवं महत्व देती है, वह विशेष संस्कृतियों एवं समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। दोस्तों कभी नहीं, जब एक शिक्षिका जो होती है दोस्तों, उसको सभी बच्चों को, चाहे क्लास में जैसे ही बच्चों हों दोस्तों, सभी को एक समान भाव से लेकर चलना होता है। और उसमें दोस्तों कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा की संस्कृति ये है तो इसको हम ज़्यादा बढ़ावा दे, ये पिछड़ा है तो इसको। दोस्तों उसमें जो शिक्षक हो दोस्तों, उसमें कभी भी भिन्नता नहीं करनी चाहिए बच्चों में, और किसी भी चीज़ को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो राइट जवाब होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा कि वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करे एवं महत्व दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दोस्तों और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, जिस ऑप्शन में आपको बच्चा दिख जाए कि सक्रिय रूप से है, वह उत्सुक है या पढ़ने के लिए दोस्तों प्रेरित हो रहा है या उसकी पढ़ने में रुचि है, तो ये दोस्तों उसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, या उसको अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ वे विभिन्न गतिविधियाँ एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं दोस्तों, ये बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दोस्तों ये आपका राइट जवाब हो जाएगा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब बच्चा प्रश्न ही नहीं पूछेगा तो दोस्तों कुछ नया सीखेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा कुछ नया, जब उसके मन में नया विचार आएगा, सृजनात्मकता मतलब कुछ नया सोचेगा, तो प्रश्न जरूर करेगा। ठीक है, इसलिए बच्चे को जब क्लास समाप्त हो दोस्तों, तो उसको बच्चे को कहना चाहिए कि आपको पूरी क्लास समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ठीक है, इससे आप जो भी क्वेश्चन चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है
जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, कंशस्त्रीकरण एवं स्मरण। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी एक में जिसके द्वारा सार्थक अधिगम दोस्तों किससे होता है? सार्थक अधिगम किसी चीज़ को याद कर लेना या स्मरण कर लेने से दोस्तों नहीं होता है अधिगम, ठीक है। अधिगम जब भी होता है किसी चीज़ को निर्देश एवं अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया द्वारा पुनरावृत्ति एवं अभ्यास से होता है, ठीक है। और याद करने से सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बच्चों की गलतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। अधिगम का एक भाग तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। जब बच्चे गलती कर रहे हैं इसका मतलब वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अधिगम का एक भाग होता है, गलती नहीं करेगा बच्चा तो कुछ सीखेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो गलती कर के ही बच्चा जो होता है वो सीखता है, ठीक है। तो अधिगम का एक भाग होता है इसमें तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि हो देती है, ठीक है। तो यही राइट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि बच्चे की गलतियां जो होती हैं उनके सीखने का या अधिगम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि मूल्यांकन को केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। मूल्यांकन दोस्तों एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जब शिक्षकों को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब शिक्षकों को विद्यार्थियों और उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास हो जाता है कि मतलब जो विद्यार्थी है वो अच्छा कर रहा है या वो पढ़ने सीखने की कोशिश कर रहा है, अगर शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता के ऊपर सकारात्मक विश्वास हो जाता है कि मतलब ये अच्छा कर सकता है, तो क्या हो जाते हैं? बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण। दोस्तों जहाँ पे कंठस्थीकरण या याद करना आ जाए दोस्तों उसको तुरंत काट दीजिए क्योंकि वो निगेटिव है, उसके इसका आंसर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों के सभी प्रकार के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। दोस्तों यही इसका राइट जवाब हो जाएगा कि मतलब बच्चों को, एक शिक्षक को बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान, अगर बच्चे का प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को प्रेरित करना है तो क्या करेगा दोस्तों? आपको बता दें कि बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए इसके कहेगा कि इसके और विकल्प देखने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है दोस्तों। जब न कि उसको दंडित कर देगा या तो उसको दबाव से किसी चीज़ को याद करा देगा, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। अगर वो समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है एक तरीके से तो बताए उसको बोलेगा कि तुम किसी और तरीके से इसके बहु विकल्प देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों के स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? परंपरागत विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या निगमनात्मक विधि। तो आपको बता दें दोस्तों वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों के स्वपहल, खुद की पहल व प्रयास शामिल हैं, वो क्या होती है? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होती है। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, ठीक है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं,
अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं। ठीक है, तो राइट जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? सरकार, मीडिया, विद्यालय, परिवार। दोस्तों आपको बता दें कि प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम होता है क्या होता है कि मतलब बच्चे का पहला समाज क्या होता है या बच्चा सबसे पहले कहाँ पे सीखता है। तो आपको बता दें कि बच्चा सबसे पहले कहाँ पे सीखता है? परिवार में सीखता है। तो बच्चे का प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? परिवार होता है। और दूसरी क्या होती है दोस्तों? विद्यालय होते हैं। ठीक है, और आसपास के लोग। ठीक है, विद्यालय और पड़ोस। तो दोस्तों आपको पता है प्राथमिक समाजीकरण पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? परिवार होगा। अगर पूछता है द्वितीय समाजीकरण तो क्या हो जाते हैं? विद्यालय और पास पड़ोस हो जाता है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसके पूरक प्रक्रियाएं? दोस्तों आपको पता है जीन पियाजे दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कौन? जीन पियाजे। इनके द्वारा दोस्तों विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? अनुकूलन की। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा, अनुकूलन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि बच्चों को सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्व देते हैं। परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे किसको महत्व देते हैं? पुनर्बलन को। और जबकि लेव वाइगोत्स्की इस नहीं सुनिए सॉरी बच्चों के सीखने के संदर्भ में जो आपके जीन पियाजे हैं परिपक्वता को महत्व देते हैं और जबकि लेव वाइगोत्स्की इसको सांस्कृतिक उपकरण को। राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कराए कि लेव वाइगोत्स्की जो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है? निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव एवं स्मरण करना। तो यही राइट जवाब होगा क्या? दोहराव व स्मरण करना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलर वर्ग नारीवादी नैतिकता जो पर जोर देती है को नकारते हैं। देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाइयों की चिंता। तो दोस्तों आपको बता दें कि कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलर और नारीवाद नैतिकता जो नैतिक आदर्शों पर जोर देती है को क्या करते हैं? नकारते हैं। तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है दोस्तों? पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा जो होता है नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को। दोस्तों जहाँ पे स्कीमा शब्द दिखाई दे दोस्तों वहाँ पे समझिएगा किसके द्वारा है? जीन पियाजे हैं। ठीक है, स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजन। तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि अप्सा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आपको बता दें कि अप्सा आलू के एक चिप्स को देखते हुए कहते हैं कि तितली यह क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है दोस्तों? जब बच्चा नाप तौल समझने लगा है, ठीक है, पलटवाती का जो गुण आ जाए तो क्या कहलाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, और औपचारिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है कब से कब तक की होती है? 7 से लेके 11 वर्ष की जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है
12 से ऊपर की जो अवस्था होती है क्या कहती हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और संवेदी चालक अवस्था जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी चालक अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि लेव वाइगोस्की जो थे दोस्तों, लेव वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लेव वाइगोस्की जो थे दोस्तों किन कारकों को बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो सांस्कृतिक और भाषा दोनों ही इसके ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। क्या है, भाषा और संस्कृति। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि वाइगोस्की जो है, वाइगोस्की का समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। पुरस्कार और सजा, वेधन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत और पाड़। दोस्तों अगर पाड़ शब्द भी आपको और कहीं दिख जाए किसी ऑप्शन में, पाड़ तो किससे रिलेटेड होगा, वाइगोस्की। पाड़ मतलब सहायता करना। ठीक है दोस्तों, चलिए सहकर्मी की बातचीत और पाड़, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है। अनुदेशात्मक पाठ। देखिए दोस्तों किसी ऑप्शन में आपको पाठ नहीं दिख रहा है, ध्यान से आपको पाठ दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि वाइगोस्की का सिद्धांत इसमें है। अगर वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो पार अगर दी जाए किसी ऑप्शन में तो ही इसका राइट जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, परतंत्र नैतिकता स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर। तो लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास कौन से स्तर पर बच्चा जो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, तो पारंपरिक स्तर पर। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब होगा कि पारंपरिक स्तर जो होता है उस पर बच्चा अच्छा लड़के और अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, जॉन तुरील, माइकल ओसेरो। दोस्तों आपको बता दें कि किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तर्कता के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, तो कौन है, जीन पियाजे हैं दोस्तों। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, बच्चे दुनिया के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। ये कथन किसका है, जीन पियाजे का है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं किया। सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायता अधिगम या प्रतिपादक अध्यापन। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से कौन सा इसका राइट जवाब नहीं होगा कि लेव वाइगोस्की ने समर्थन नहीं किया था। सहायता अधिगम, पाठ मतलब सहायता करना, सकारात्मक अधिगम, तो इसका प्रतिपादक दोस्तों राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। करा है कि किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोल कर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं। तो एक छोटी सी बच्ची है, एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी नाम की पहेली है, वो अपने क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए खुद से बात करती है। ठीक है, वह कहते नीला टुकड़ा यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों खुद से बात कर रही है, तो स्वयं से संबोधित करने के भाषा के इस प्रयोग को लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, निजी वाचन कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आत्म केंद्रित वाचन या निजी वाचन, सामाजिक वाचन, अविवेकी वाचन, तो निजी वाचन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि लॉरेंस कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून सामाजिक स्वीकृति के परवाह किए बिना किसी कार्य को
आत्मानुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, सामाजिक व्यवस्था संसहारण अभिमुखता या यांत्रिक उपदेश अभिमुखता। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कक्षा में श्रवण आने वाले बच्चों में प्रमुख निराशा क्या होती है। दोस्तों कक्षा में श्रवण न मतलब सुन न सकने वाले दोस्तों जो बच्चे होते हैं उसमें निराशा का प्रमुख कारण क्या होता है कि कोई बच्चा अगर श्रवण नहीं आता है उसको तो सुन नहीं सकता है, तो उसमें प्रमुख निराशा का कारण क्या होता है। निर्धारित पाठ्यक्रम पुस्तकों को पढ़ने में असमर्थ, खेल और खेलने में भाग लेने में असमर्थ, अन्य लोगों के साथ संचार करने या जानकारी साझा करने। दोस्तों अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो दूसरों के साथ जानकारी साझा करने में अपने आप को क्या करेगा, असमर्थ या निराशा महसूस करेगा। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकलांग बच्चों की प्रगति की निगरानी करने में सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग, संचरित व्यवहार अवलोकन। दोस्तों आपको बता दें कि विकलांग बच्चों की प्रगति की निगरानी करने सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से आपको बता दें कि व्यवहार रेटिंग स्केल। ठीक है, तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक छात्रों में मानसिक बीमारी का एक कारण क्या है। सुखद स्कूल का माहौल, सीखने के लिए बोझ से दबे हुए कार्यक्रम, लचीली परीक्षा प्रणाली, छात्रों की स्वस्थ आदतें। तो सीखने के लिए बोझ से दबे हुए जो कार्यक्रम होते हैं दोस्तों वो मानसिक बीमारी। दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि कह रहा है कि मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। और दोस्तों अगर बच्चा जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए, गणितीय कैलकुलेशन करने में कमज़ोर है तो उसे क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। और दोस्तों अगर लिखने में या पढ़ने में अगर असमर्थ है तो उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो राइट जवाब इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो क्या होगा, डिस्प्रेक्सिया होगा। ठीक है, मोटर कौशल में सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानकीकृत प्रशिक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश। तो निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर बी या अर्थात कर लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किस संदर्भ में बनाई जाती है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय कार्यक्रम शिक्षा, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है दृष्टि दोष का प्रशिक्षण किस चार्ट द्वारा किया जाता है। दृष्टि दोष जो होता है दोस्तों उसका परीक्षण जो होता है किस चार्ट के द्वारा किया जाता है। दृष्टिबाधित चार्ट, स्टेनेल चार्ट या लॉरेंस चार्ट या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपको बता दें कि दृष्टि दोष का प्रशिक्षण जो चार्ट द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्नेलन चार्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्नेलन चार्ट कहा जाता है। तो राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड या एफ जो है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, समाजीकरण, अस्तित्व या वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। तो समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों सभी को समता एवं समान अवसर दी जाती है। शिक्षा में निम्न या उच्च स्तर का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी को बिना किसी भेदभाव के नियमित विद्यालय में स्वागत करना ही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा का आधार होता है। तो इस प्रकार राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी वाला यही सेकंड जो है यही इसका राइट जवाब होगा, समता एवं समान अवसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्न अधिगम अक्षमता
शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्किनर, सैमुअल क्लिक, सिगमंड फ्रायड, विलियम वुंड। दोस्तों आपको बता दें कि अधिगम अक्षमता जो शब्द था सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सैमुअल क्लिक ने किया था। किसने किया था? सैमुअल क्लिक द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है मस्तिष्क का पक्षाघात, स्वलीनता, अभिघात, जन्य तनाव, ध्यान अभाव, सक्रियता विकार। तो आपको बता दें कि विकासात्मक विकास का उदाहरण जो नहीं है वो क्या है? अभिघात जन्य तनाव। ठीक है, तो राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिएगा कि बच्चों में सीखी गई लाचारी का कारण उनका है व्यवहार को स्वीकार किया कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया, उस अपने माता पिता की अपेक्षा का पालन न करना, पढ़ाई को गंभीरता से न लेने का नैतिक ऋण है। दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों में सीखी गई लाचारी या निस्सहायता का कारण हो सकता है कि व्यवहार को स्वीकार कर लेना कि वो सफल नहीं हो सकते हैं। राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।